चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर घटना सार की सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसके टोटल 9 पार्ट आ चुके हैं। आज 10वें पार्ट में हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मतलब चर्चित व्यक्तियों के बारे में और अपॉइंटमेंट्स के बारे में मतलब नियुक्तियों के बारे में और हम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर क्या है? डॉक्टर कपिल दुआ के बारे में। तो डॉक्टर कपिल दुआ किस लिए फेमस हैं? ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से के लिए फेमस हैं। तो आपको कैसे याद रखना है कि मान लो किसी के अगर बाल उड़ गए हैं और वो फिर क्या करेगा, अगर उसके हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए जाएँ तो आपको बहुत दुआ देगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। कपिल दुआ किससे रिलेटेड है? हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। और इनको क्या बनाया गया है? एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो कपिल दुआ हेयर ट्रांसप्लांट। आगे चलते हैं। काम्या कार्तिकेयन। देखिए काम्या कार्तिकेयन से को इस करंट अफेयर को करने से पहले हमको सबसे पहले कुछ चीज़ें जाननी है। देखिए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड टोटल इसमें 4 करंट अफेयर हैं आज जो मैं बात करूंगा। तो 2 करंट अफेयर अभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए एक है काम्या कार्तिकेयन, एक है ज्योति रात्रे। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट बन गई हैं, सबसे युवा पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? तो ज्योति रात्रे हैं। और काम्या कार्तिकेयन कौन है? सबसे यंगेस्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। क्लियर यहाँ तक? अब ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, और आपको काम्या कार्तिकेयन का स्टेट बताना है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। दोनों इंडिया की हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर, दोनों एक साथ हो गए। अब बात करते हैं करीना कपूर खान की। तो करीना कपूर खान को एम्बेसडर बनाया गया है किसका? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड मतलब यूनिसेफ इंडिया का इनको राष्ट्रदूत बनाया गया है, नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। तो सबसे पहले यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? करीना कपूर का जो बेटा है उनको आपने अधिकतर देखा होगा न्यूज़ में, मतलब बॉलीवुड जो कैमरामैन होते हैं उनके बेटे की फोटो लेते रहते हैं। बेटे का नाम है तैमूर खान। तो तैमूर अभी बच्चा है, इसलिए इन्हें किससे बनाया गया है? चिल्ड्रन फंड का एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर मुनीब अमीन भट्ट। तो मुनीब अमीन भट्ट क्यों, कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के रहने वाले हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि नासा ने इनको अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अब नासा ने अपने हॉल ऑफ फेम में क्यों शामिल किया है? क्योंकि इन्होंने ये कहा था नासा से कि भाई आपके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना उसमें डेटा लीक हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे डेटा लीक हो सकता है। तो इससे क्या है, नासा ने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक भी निकल के आता है मेंस के लिए। ठीक है, तो मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। याद रखना है कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया है, नासा को बताया है कि अपनी साइट्स वगैरह सुधार लो वरना आपका डेटा लीक हो जाएगा। तो उन्होंने कमियां ढूंढ के बताई थी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं आज के। देखिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। और नासा से पहले एप्पल ने भी ऐसा ही किया है। तो इनका नाम याद रखना है, मुनीब अमीन का। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। रुचिरा कंबोज। देखिए ये आपको याद रखना है, रुचिरा कंबोज कौन है? रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, अब इनकी सेनावृत्ति हो गई है, मतलब इनका रिटायरमेंट हो गया है। तो रुचिरा कंबोज का आपको ऐसे याद रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट का काम क्या होता है? तो बेसिकली इंडिया की बात को अगर यूएन में रखना है तो यूएन यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट होती है वो अपनी बात को रखती हैं। अब इनकी जगह आया कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आप कमेंट करेंगे तभी अच्छा रहता है, आप कमेंट जरूर करिए करिए। जो भी वीडियो को सुन रहा है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन से सुने, जिससे ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। अगले करंट अफेयर में चलते हैं। ऑस्कर विजेता अल्बर्ट एस रूडी। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, अल्बर्ट एस रूडी को क्या मिला है? ऑस्कर मिला था। ठीक है, अब इनका निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में। ये कौन है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली फिल्म और टीवी निर्माता है, मतलब फिल्म बनाते हैं और टीवी पे सीरियल्स बनाते थे। तो क्या नाम है? अल्बर्ट एस रूडी। क्लियर। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। कर्नल वैभव अनिल काले। तो देखिए कर्नल वैभव अनिल काले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। इनकी डेथ हो गई कहाँ पे? गाजा के रफा इलाके में इनकी डेथ हो गई। तो गाजा के रफा इलाके में मैं आपको कई बार अपनी और भी सीरीज में बता चुका हूँ घटना सार की, कि रफा सिटी कहाँ पर है? गाजा में है। यहीं पे इजराइल ने अटैक कर दिया था। यहाँ पे बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे भी इजराइल ने अटैक कर दिया। तो रफा सिटी कहाँ है? गाजा में है। गाजा स्ट्रिप कहाँ पे खुलता है? मेडिटेरियन सी में खुलता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। पीटर हिग्स।
देखिए पीटर हिग्स, हाँ एक और चीज़ रह गया, जो वैभव अनिल काले हैं, अब ये गाजा कैसे पहुंच गए? तो यूनाइटेड नेशन, जब इंडिया की आर्मी के लोग रिटायर हो जाते हैं या इंडिया की आर्म फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं, तो वो अगर बाहर कहीं जाना चाहें, यूएन में सर्व करना चाहें, तो वो जाके सर्व कर सकते हैं। तो ये यूएन में चले गए थे, ठीक है ना, वहाँ पे इनकी मौत, तो यूएन ने इनको वहाँ पे रफा इलाके में पोस्टेड किया था, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो रफा सिटी आप याद रखेंगे गाजा में है। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। पीटर हिग्स, तो देखिए पीटर हिग्स को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? भौतिकी के लिए। अब इनका निधन हो गया है, तो आपको क्या याद रखना है? पीटर हिग्स को किसका नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी, जिसको कि गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो पीटर हिग्स का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। अगले करंट अफेयर चलते हैं। सत्यदीप गुप्ता, तो देखिए अभी मैंने आपको दो बताए, ज्योति रात्रे और काम्या कार्तिकेयन, एवरेस्ट के ऊपर, एक यंगेस्ट है एक ओल्डेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सत्यदीप गुप्ता और पूर्णिमा श्रेष्ठ की, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, सत्यदीप गुप्ता और पूर्णिमा श्रेष्ठ को, ठीक है। कैसे? देखिए सत्यदीप गुप्ता एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ गए। तो आप कैसे याद रखेंगे? सत्य प्लस दीप, तो मतलब 2 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, 2 नाम मिलकर बनाए सत्य प्लस दीप, तो 2 बार ये माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ गए एक ही सीजन में। बट पूर्णिमा श्रेष्ठ क्यों फेमस है? पूर्णिमा श्रेष्ठ कहाँ, देखो अच्छा सत्यदीप गुप्ता कहाँ के हैं? भारतीय हैं। अब पूर्णिमा श्रेष्ठ कहाँ की हैं? वो नेपाल की रहने वाली हैं, और ये 13 दिनों के भीतर एक ही सीजन में 3 बार चढ़ गई। तो आपने सत्यदीप गुप्ता आपको याद हो गया, और पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की हैं, ये एक ही दिन में 3 बार चढ़ गई। तो आपको कैसे याद रखना होगा? जो कोई नेपाल के होंगे उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा पहाड़ी इलाकों में रहने का, तो इसलिए वो 13 दिन के अंदर 3 बार चढ़ गई, जबकि सत्यदीप गुप्ता 2 बार चढ़े थे। क्लियर, इतना याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। वैसे इसका एक और तरीका ये है, देखिए पूर्णिमा, तो पूर्णिमा में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 बार ये चढ़ गई। सत्यदीप गुप्ता को हमने सत्य प्लस दीप से तोड़ा था, पूर्णिमा के अक्षर गिन लिए। क्लियर। अगला ज्योति रात्रे, देखिए ज्योति रात्रे मैं बता चुका हूँ, 55 वर्ष की हैं, सबसे उम्रदराज हैं, और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संगीता बहल हैं, संगीता बहल इससे पहले जो कि 53 साल की थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब मैं ये नाम आपको इतना पुराना क्यों बता रहा हूँ? अभी उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कुछ इस बुक में लिखा है और जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है कामी रीता शेरपा। देखिए अभी तक हमने 4 नाम पढ़ लिए, पूर्णिमा श्रेष्ठ पढ़ लिया, ठीक है, ज्योति रात्रे पढ़ लिया, सत्यदीप गुप्ता पढ़ लिया, काम्या कार्तिकेयन पढ़ लिया एवरेस्ट से रिलेटेड। अब एक लास्ट नाम है जो मुझे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा लगता है, कामी रीता शेरपा। अब सबसे पहले ये मेल है, मतलब फीमेल नहीं है, ठीक है, मतलब आदमी है। कामी रीता शेरपा बेसिकली नेपाली गाइड है ये 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। कितनी बार? माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एवरेस्ट मैन के नाम से किसको जाना जाता है? कामी की रीता शेरपा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये आदमी है, ठीक है, तो तभी तो आप सही पहुंचोगे। आपके दिमाग में अगर ये फिट हो गया, इस नाम से हमें लग रहा है ये फीमेल है, जबकि एवरेस्ट मैन का नाम पूछा है, तो आप इस ऑप्शन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दोगे। इसलिए कामी रीता शेरपा मेल है, ये याद रखना है। इसके अलावा ज्योति रात्रे, सत्यदीप गुप्ता, काम्या कार्तिकेयन, कोई भी नाम लिख देगा। तो एवरेस्ट मैन कौन है? कामी रीता शेरपा, ठीक है। अब देखिए कामी रीता शेरपा से पहले ये सबको पता होगा, देखिए एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। तो ये दोनों नाम तो सबको याद रहते हैं, बाकी ऊपर जो कुछ मैंने बताया वो सब याद रखना है आपको। क्लियर। अब आ गए मालती जोशी। देखिए मालती जोशी का भी निधन हो गया है, तो बस इसमें आपको क्या याद रखना है? इनको मालवा की मीरा बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन है मालवा की मीरा किसको बोला जाता है, तो मालती जोशी जी को बोला जाता है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं आज के। फली सैम नरीमन, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील थी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बस इनका इतना ही याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फली सैम नरीमन किस लिए फेमस हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थी और सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, इनका निधन हो गया है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अरुण योगीराज। देखिए अरुण योगीराज क्यों फेमस हैं? इन्होंने भगवान राम की 51 इंच की और 200 किलोग्राम की मूर्ति बनाई थी। तो ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। 200 किलोग्राम की 51 इंच की मूर्ति बनाई थी किसने? अरुण योगीराज जी ने बनाई थी। अब देखिए यहाँ पे एक 22 जनवरी और लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 22 जनवरी इस साल एग्जाम में 100% चांस है पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जो अयोध्या मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी, इसलिए
इसलिए ये डेट याद रखनी है। इसके अलावा अरुण योगीराज जी ने क्या किया है, सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा बनाई थी। वो कहाँ पे स्थापित की गई है, इंडिया गेट में। इंडिया गेट दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, तो अरुण योगीराज हो गए। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं, साइमा वाजिद, इसको 100% नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कहाँ की रहने वाली है, बांग्लादेश की, और WHO की साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साइमा वाजिद को क्या बनाया गया है, WHO का साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। अब साइमा वाजिद को जानना जरूरी है, ये है कौन, ये बांग्लादेश की PM है। कौन है, बांग्लादेश की PM है। ठीक है, ये बांग्लादेश की PM की बेटी है साइमा वाजिद, इनको बनाया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक हो जाती है कि जब ये इलेक्शन हुए थे तो नेपाल के एक बंदा खड़ा हुआ था और साइमा वाजिद यहाँ पे WHO में रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़ी हुई थी। तो इंडिया ने किसका सपोर्ट किया, इंडिया ने ऑफ कोर्स बांग्लादेश का सपोर्ट किया, नेपाल का सपोर्ट नहीं किया, तो साइमा वाजिद बन गई। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, ये आपको कमेंट करके बताना है, चाहे गूगल करना पड़े आपको, कमेंट जरूर करना है, ये नेपाल का कौन सा बंदा था जो खड़ा हुआ था WHO की साउथ ईस्ट एशिया रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, साइमा वाजिद कौन है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, इतना याद रखना है। अब तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही हैं, वहाँ पे तो नोबेल प्राइज विजेता यूनिस जी बन गए हैं। क्लियर, अगले करंट अफेयर चलते हैं, प्रभा अत्रे। देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। प्रभा अत्रे कौन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं, मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। ठीक है, और ये कौन से घराने से आती है, किराना घराने से, इसको नोट डाउन कर लो। किराना घराना, अभी UPSC का एग्जाम हुआ था, UPSC कई सारे एग्जाम कराता है छोटे बड़े, उसमें ही पूछा गया था कि प्रभा अत्रे कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो किराना घराने से बिलोंग करती हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं, मुन्नवर राणा। देखिए मुन्नवर राणा क्यों फेमस है, ये उर्दू शायर थे। ठीक है, और ये लखनऊ में इनका देहांत हुआ है और रायबरेली में इनका जन्म हुआ था, तो यूपी के करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्नवर राणा। मुन्नवर राणा कौन है, उर्दू शायर हैं और इनका रायबरेली में जन्म हुआ और ये क्या बोलते हैं, लखनऊ में इनकी डेथ हो गई थी। तो बस इतना ही याद रखना है। अब आ जाते हैं उस्ताद राशिद खान। तो देखिए उस्ताद राशिद खान कौन है, ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं और इनका जो कहाँ पे जन्मे थे, बदायूं में जन्मे थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना बस, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं ये। क्लियर, और इनकी कलकत्ता में डेथ हो गई, ये नहीं याद रखना, बट इनका जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं चर्चित स्थल के बारे में। तो देखिए आज का चर्चित स्थल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रकाशम। प्रकाशम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पे क्या मिला है, सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है, जो कितने वर्ष पुराने हैं, 41,000 वर्ष पुराने हैं। तो प्रकाशम जिला कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे क्या मिले, शुतुरमुर्ग के घोंसले मिले हैं और जो 41,000 वर्ष पुराने हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, रंगपानी स्टेशन। तो देखिए रंगपानी स्टेशन क्यों न्यूज में आया, अभी रिसेंटली 17 जून को एक बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था, रंगपानी स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस, जिसको एक कंटेनर मालगाड़ी ने आके टक्कर मार दी और एक भीषण हादसा हुआ, कई लोगों की जान भी गई थी। तो याद रखना रंगपानी स्टेशन कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, स्पेशली कहाँ है, न्यू जलपाईगुड़ी। तो आपको ये पता होना चाहिए जलपाईगुड़ी जो जगह है वो कहाँ पे, ये बंगाल में, ये जनरल नॉलेज में भी वैसे आपको पता होना चाहिए, जलपाईगुड़ी कहाँ है, बंगाल में है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, पड़ता बेट गुजरात। तो देखिए जैसे ही आप कोई नाम पढ़ो और उसके लास्ट में बेट लगा हो, BET बेट, तो समझ लेना वो गुजरात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गुजरात की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या मिले हैं, हड़प्पा की बस्ती मिली है, कितनी 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती कहाँ मिली है, गुजरात में मिली है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए हड़प्पा बस्ती मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो यूपी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको सारी साइट्स याद करनी है। ठीक है, एक साइट्स मैं बता दे रहा हूँ, 2021 के पेपर में जहाँ तक पूछी गई थी, मंडी MANDI, ये कहाँ पर है, तो यूपी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, महबूब नगर। अब देखिए महबूब नगर कैसे न्यूज़ में आया, ये वैसे कहाँ पर है, सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना में है। यहाँ पे क्या हुआ है कि कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख मिले हैं। कहाँ मिले हैं, महबूब नगर में मिले हैं। महबूब नगर क्या है, तेलंगाना में है। और कहाँ के मिले हैं, कल्याणी के चालुक्य के मिले हैं। अब चालुक्य में भी कई टाइप थे, बादामी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य थे। तो आपको क्या याद रखना है, कल्याणी के चालुक्य के मिले हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर चलते हैं, इंडोनेशिया। देखिए जब भी इंडोनेशिया की बात आती है तो अधिकतर न्यूज़ में ये किस लिए रहता है, ये अपने वॉल्केनिक माउंटेन के लिए न्यूज़ में रहता है। तो अभी भी उसकी बात की जा रही है।
इबू ज्वालामुखी कहाँ पे? इंडोनेशिया, नाम से क्लियर हो रहा है। इबू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया। उसके बाद ज्वालामुखी मेरापी, ये कहाँ है? इंडोनेशिया। और रुआंग माउंट ज्वालामुखी, ये कहाँ है? इंडोनेशिया। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। 60% वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंडोनेशिया की, तो एक वर्ड निकल के आया है, रिंग ऑफ फायर। तो देखिए रिंग ऑफ फायर आपने ज्योग्राफी में 100% सुना होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये एक सर्किल टाइप की बेल्ट है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और ये सबडक्शन जोन है। मतलब यहाँ पे प्लेट एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा जोन है? सबडक्शन जोन है। पैसिफिक ओशन में ये है रिंग ऑफ फायर, और इसमें जितने भी दुनिया के अर्थक्वेक आते हैं 90% अर्थक्वेक इसी बेल्ट के चारों ओर आते हैं, रिंग ऑफ फायर के चारों ओर आते हैं, ठीक है। और 75% वोल्केनो का इरप्शन होता है। ये डेटा भी आपको याद रखना है, क्लियर। आगे चलते हैं। कोडागू। कोडागू कहाँ पे है? कोडागू कर्नाटक में है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक नदी थी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये सूख गई बिल्कुल, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कोडागू नदी कहाँ पे है, ये कोडागू जगह कहाँ, मतलब क्यों न्यूज़ में है कोडागू? क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्मण तीर्थ नदी थी भीषण गर्मी की वजह से सूख गई थी, ठीक है। अब लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आप देखो फिर ज्योग्राफी की बात आ गई कि कावेरी की और कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे हरांगी है, अकरावती है, अमरावती है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई नदी सूख रही है और इंडिया में ऐसा हो रहा है, तो हम उसको अपने मेंस के आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली GS3 में, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया। देखिए न्यू कैलेडोनिया क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए न्यू कैलेडोनिया में फ्रांस ने क्या किया है? आपातकाल लगा दिया है। क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया है। अब न्यू क्यों लगाया है? वहाँ के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, इसलिए लगा दिया। अब न्यू कैलेडोनिया क्या है? फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में लोकेटेड है। और हम ये कह सकते हैं, अगर मैं ये ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाया हुआ आपके सामने, सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो ये ऊपर की तरफ ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, इतनी दूर पे ये क्या है? न्यू कैलेडोनिया है। और यहीं पे फ्रांस की टेरिटरी है। यहाँ पे फ्रांस ने आपातकाल लगा दिया क्योंकि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें आज़ादी दे दो। तो आपको कौन से ओशन में है ये याद रखना है, ठीक है। और किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की है, इतना याद रखना है, क्लियर। अब देखिए यहीं ऑस्ट्रेलिया अगर ये है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो देखिए ये वाली लोकेशन पे है जहाँ मैं मतलब जो मार्क कर रहा हूँ वो वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है जो में मतलब कोरल्स पाए जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी लोकेशन पे हो गया? ASWNE। आपको ये डायरेक्शन पता होगी कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ये कौन सी लोकेशन हो गई? नॉर्थ ईस्ट में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। बैडोट द्वीप। देखिए बैडोट द्वीप क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है जहाँ पे सारे समुद्री पक्षी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन इल्सा, चक्रवात इल्सा, उसकी वजह से सारे समुद्री पक्षी मर गए। तो याद रखना है बैडोट द्वीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है, और यहाँ पे सारे पक्षी मर गए थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है। अब बात करते हैं नवीनतम नियुक्तियों की। तो देखिए यहाँ पे हम केवल उन्हीं नियुक्तियों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइमन मैक। तो देखिए साइमन मैक का नाम आपको रट लेना है। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे नॉन इंडियन है, पहले मतलब विदेशी नागरिक हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं, ठीक है। कहाँ के? मतलब AI यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी मुंबई में बनी है और साइमन मैक उसके वाइस चांसलर बने हैं, और पहले ये नॉन इंडियन है। अब आपको ये बताना है साइमन मैक कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो मैंने काट रखा है वो आपको नहीं जानना, बट देखिए ये कपिल सिब्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कपिल सिब्बल कौन है? एक बहुत बड़े वकील हैं, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत फेमस नाम होता है तो उनका प्रोफेशन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, क्लियर। अब आ गए इदाशीसा नोग्रांग। इदाशीसा नोग्रांग कौन बनी है? मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, मतलब DGP बनी है। तो कैसे याद रखोगे? मेघालय में क्या है? बारिश बहुत होती है। बारिश में क्या होगा
किसी के बाल गीले हो गए, मान लो इदा सीसा जी के बाल गीले हो गए, अब वो शीशे में देख रही हैं कि मेरे बाल कैसे गीले हो गए, तो सीसा से आप क्या याद रखोगे, मेघालय और मेघालय की डीजीपी। अब बात करते हैं एडमिरल दिनेश कुमार, मतलब दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं, नौसेना के अध्यक्ष बने हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसको कैसे याद रखोगे, नौसेना में 3 वर्ड है, नौसेना, त्रिपाठी में भी 3 आता है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं, नौसेना के अध्यक्ष का भार ग्रहण किया है। ठीक है, आगे चलते हैं जेठा अहीर। तो जेठा अहीर कौन है, जेठा अहीर नाफेड के अध्यक्ष बने हैं, बस इतना याद रखिए, जेठा अहीर कौन है, नाफेड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दिलीप संघानी। दिलीप संघानी किसके बने हैं, इफ्को के बने हैं। दिलीप संघानी इफ्को के बने हैं, ऐसे नाफेड के किए, इफ्को के किए, बस इतना याद रखना जरूरी है। कई बार छोटे छोटे करंट अफेयर आ जाते हैं और एक आध नंबर से हमारी कट ऑफ रह जाती है, तो हमें लगता है यार इतना बेसिक क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लेते तो क्या जाता। तो दिलीप संघानी का नाम याद रखना है इफ्को के लिए, और नाफेड का मैं आपको भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं संजय मिश्रा। तो देखिए संजय मिश्रा ने क्या किया है, ये बेसिकली जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं, मतलब जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय कुमार मिश्रा बने हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक भी याद रखना है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि जीएसटी के लिए अमेंडमेंट कब आया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, एक एक्ट आया था 2016 में, याद रखना, इससे जीएसटी आया था। एक आर्टिकल ऐड किया गया था 279A, इसके तहत क्या बनाया जाता है, जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है, और उसको चेयरमैन कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसको चेयर करती हैं। क्लियर, इतना याद रखेंगे। एक्ट कब आया था, 2016 में, 17 में ये इंप्लीमेंट हुआ था। क्लियर, आगे चलते हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को क्या किया गया है, इन्हें लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। त्रिपाठी जी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं डॉक्टर इमैनुअल सोबरन। डॉक्टर इमैनुअल सोबरन को क्या किया गया है, विश्व पशु संस्थान संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का इनको क्या बनाया गया है, महानिदेशक चुना गया है। ठीक है, और ये फ्रांस के हैं, तो इमैनुअल नाम वैसे भी फ्रांस से फेमस रहता है, तो इमैनुअल सोबरेन। क्लियर, अब बात करते हैं मनोज पांडा जी। देखिए मनोज पांडा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको चुनाया गया है। तो ये किसकी जगह आए हैं, निरंजन राज्याध्यक्ष की जगह आए हैं। तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से रिजाइन कर दिया था कि हम फाइनेंस कमीशन में एज ए मेंबर काम नहीं कर पाएंगे, तो मनोज पांडा जी को फिर बनाया गया था। क्लियर, और मनोज पांडा जी कौन से फाइनेंस कमीशन के बने हैं, नंबर याद रखना है, 16वां नंबर है, 16वां फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, आर्टिकल 280 के तहत। किसके, आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। एक मेंबर हो गए मनोज पांडा जी। ठीक है, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये आपको कमेंट करके बताना है कि बाकी के फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक मैं बता देता हूं, सौम्या शांति घोष हैं, बाकी 2 आपको बताने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट कब सबमिट करेगा। ये डेट तो आप रट लेना, 31 अक्टूबर 2025 को फाइनेंस कमीशन, कौन सा, 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा। आर्टिकल भी याद रखना है। अच्छा, इनके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है फाइनेंस कमीशन के, तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं इनको। क्लियर, आगे चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। उपेंद्र त्रिवेदी कौन बने हैं, थल सेना के अध्यक्ष बने हैं। हमने ऊपर पढ़े नौसेना के त्रिपाठी जी, अब पढ़ते हैं थल सेना के, थल सेना मतलब आर्मी के। तो उपेंद्र द्विवेदी कैसे याद रखोगे, थल में 2 वर्ड हैं और द्विवेदी की बात हो रही है। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, बट कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ तरीका बना के याद कर लें। याद करने से बेनिफिट होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता। बट ये तरीके लॉजिकल नहीं होते, बट हमको बनाने पड़ते हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं किशोर मकवाना। अब देखिए किशोर मकवाना क्यों फेमस हुए, इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये इन्होंने किसकी जगह पे ली, विजय सांपला का स्थान लिया। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, विजय सांपला और किशोर मकवाना। एनसीएसटी के इनको चेयरमैन बनाया गया है। अब यहीं पे आपको थोड़ा पॉलिटी का बेसिक भी आना चाहिए। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात नहीं की गई थी, जबकि क्या हुआ था 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बना था। और कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 338 के अंदर। ठीक है, बाद में क्या हुआ 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया
और आर्टिकल 338A ऐड किया गया और क्या किया गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब अलग बना दिया। तो शेड्यूल कास्ट किस में हो गया, 38 में हो गया, 38A में क्या हो गया, 338A में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इतने दोनों अमेंडमेंट याद रखने हैं, आर्टिकल याद रखने हैं। SC किस में है, शेड्यूल कास्ट वाले 338 में, ST शेड्यूल ट्राइब वाले किस में है, 338A में। क्लियर, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए सब काट रखे हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होते सारे, बट कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो याद होने चाहिए। अब बात करते हैं पीयूष आनंद। पीयूष आनंद को क्या बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स कौन से एक्ट के अंदर बनती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, ईयर याद रखना है 2005 के अंदर। ठीक है, अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कौन करता है, ये 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, ये याद रखना है। ये 2021 में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए, ठीक है, इसी से एसोसिएटेड था इसलिए मैंने अभी आपको तुरंत की तुरंत बता भी दिया। आगे चलते हैं, नरसिंह यादव। देखिए नरसिंह यादव न्यूज में क्यों है, और इससे एसोसिएटेड एक नाम और है संजय सिंह, वो भी बात करेंगे। तो देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसको चुना गया है, नरसिंह यादव जी को चुना गया है। ठीक है, अब एथलीट कमीशन तो ठीक है आपने याद कर लिया, बट भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब इंडियन रेसलर फेडरेशन, इसका चेयरमैन किसको चुना गया है, संजय सिंह को चुना गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ब्रजभूषण जी का नाम आपने सुना होगा, उन पे रेप वगैरह के आरोप लगे हुए हैं, तो ब्रजभूषण पे, तो उनको पहले वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नहीं है, तो उनकी जगह संजय सिंह आ गए हैं। तो ब्रजभूषण को हटा के संजय सिंह जी आ गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। संजय सिंह जी इंडियन रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और नरसिंह यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्ण इला। कृष्ण इला ये इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट डाउन कर लेना। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मतलब जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा इला को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। मतलब इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, कृष्णा इला बन गई हैं, ये याद रखना है। ये किसकी जगह ली है इन्होंने, आधार पूनावाला की जगह ली है। देखिए आधार पूनावाला का नाम कोविड के टाइम पर बहुत न्यूज़ में था, तो इसलिए इन्होंने, इनकी जगह कौन आया है ये हमें पता होना चाहिए, कृष्णा इला। क्लियर, आगे चलते हैं। मोहम्मद मोखबर। देखिए मोहम्मद मोखबर कौन बने हैं, ईरान के कार्यकारी उपराष्ट्र मतलब कार्यकारी प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। अब मोहम्मद मोखबर अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, मजूद पेजिस्तान। तो इतना सब ईरान में क्यों हो रहा है, ईरान में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो रईसी प्रेसिडेंट साहब थे उनकी डेथ हेलीकॉप्टर में हो गई थी, और वहाँ के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, मजूद पेजिस्तान। मोहम्मद मोखबर को एक बार को आप भूल सकते हैं, बट मजूद पेजिस्तान को नहीं भूलना है आपको। क्लियर, अब बात करते हैं रश्मि शुक्ला। तो देखिए रश्मि शुक्ला कौन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है, जो DIG बनी है। ठीक है, हमने एक तो मेघालय की पढ़ी इदा शीशा वाली, जो उनके बाल गीले हो गए तो वो शीशा देख रही हैं, तो दूसरी कौन है, रश्मि शुक्ला। तो कोई भी वोमेन बनती है ना तो हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं अरविंद पनगेड़िया। अभी हमने 16 फाइनेंस कमीशन पढ़ा था, तो 16 फाइनेंस कमीशन में मनोज पांडा जी एक परमानेंट मेंबर बने हैं, तो उसके चेयरमैन कौन है 16 फाइनेंस कमीशन के, अरविंद पनगेड़िया। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, वाइस चेयरमैन भी थे, अब ये 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। अब रिपोर्ट भी मैंने बताई थी कब तक सबमिट करनी है, 31 अक्टूबर 2025, इसको तो आप रट लेना, अक्टूबर में सबमिट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंथिल पांड्यान। तो देखिए सेंथिल पांड्यान क्यों न्यूज में है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इनको नया राजदूत बनाया गया है। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, पंडित जी क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का राजदूत बनाया गया है। क्लियर, अब बात करते हैं विकासशील। तो विकासशील कौन है, ADB के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। कौन, विकासशील जी ADB के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं, और इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। अब ADB के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। ADB कब बना था, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ADB के शेयर की, तो सबसे बड़ा शेयर किसका है, USA, और जापान का शेयर इक्वल है और सबसे ज़्यादा है। 3rd नंबर पे आता है चाइना, 4th नंबर पे आता है इंडिया। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर है। ठीक है, याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं, देखिए कंचन देवी। अब कंचन देवी का नाम आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी मार्क किया है। ये कौन बनी है, वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों याद रखना है ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखिए क्यों याद रखना है,
कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है, ये एक स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ग्रीन क्रेडिट कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। किसको? ग्रीन क्रेडिट कार्ड स्कीम को। और ये इंडिया की एक बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है जिसके थ्रू प्लांटेशन एक्टिविटी की जाती हैं और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ये याद रखना है। और इसकी कंचन देवी इसकी पहली महिला निदेशक बनी है। क्लियर। अब आगे चलते हैं ऑपरेशन एंड अभियान के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन एंड अभियान में अभ्यास तरंग शक्ति, अभ्यास तरंग शक्ति कब हुआ था? सॉरी, ये भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। तो अभ्यास तरंग शक्ति क्या है? भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। मतलब बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीलेटरल है। ठीक है, इसमें 10 देशों ने भाग किया था। तो आपको इतना याद रखना है बस, अभ्यास तरंग शक्ति किससे रिलेटेड है? वायुसेना से रिलेटेड है और कई सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं और ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग कहाँ पे है? ये अमेरिका के अलास्का में हुआ था। ठीक है, और इसमें अमेरिका, भारत के अलावा और कई सारे कंट्री थे। तो देखिए, जो ऑपरेशन की यहाँ पे जितनी बात होगी तो आपको वो मतलब किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो होगी तो मैं आपको तुरंत की तुरंत बताता चलूंगा। तो रेड फ्लैग किसके साथ किया? अमेरिका के साथ, और भी कई सारे कंट्रीज हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए, 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि 1 वीक, एक वीक में एक थीम मतलब जो भी हमारी सफलता की चीज़ें, आज तक हमने जो भी सफलता प्राप्त की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, उसको प्रदर्शित करेंगे। इससे क्या होगा? ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। मतलब हमें ये पता लग जाएगा, अच्छा इस चीज़ का तो हम आविष्कार कर चुके हैं, तो हम उसको दोबारा उस पर एनर्जी नहीं लगाएंगे, फंड नहीं लगाएंगे। ठीक है, और इससे इनोवेशन भी प्रमोट होगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं डायरिया रोको अभियान की। तो डायरिया रोको अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चला। इसमें ORS और जिंक की गोलियां वितरित की जाएंगी। तो 2 इफेक्ट याद रखने हैं डायरिया रोको अभियान में। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चला और ORS और जिंक की गोलियां वितरित की जाएंगी। क्लियर, याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं रिम्पैक एक्सरसाइज। तो देखिए, रिम्पैक एक्सरसाइज क्यों की जाती है? चीन से बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो पैसिफिक ओशन में ये एक्सरसाइज की जाती है। इसमें 24 देशों की नौसेना मतलब नेवी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्या बोलते हैं? साझेदार, एकीकृत और तैयार है। साझेदार, एकीकृत और तैयार है। ठीक है, तो रिम्पैक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इसमें इंडिया भी, भारत भी हिस्सेदारी लेता है और सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। समुद्री अभ्यास है, याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। सैन्य अभ्यास शक्ति, ये किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। बस इतना याद रखिए इसमें। क्लियर। युद्ध अभ्यास IMT ट्राइलेटरल। IMT ट्राइलेटरल मतलब इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया की सेनाओं, नौसेनाओं के बीच अभ्यास होता है। तो पूछा जाए IMT ट्राइलेटरल क्या है, तो इंडिया, मोजाम्बिक्यू, तंजानिया रखना है। यहाँ पे I से इंडिया है, M से मोजाम्बिक्यू है, T से तंजानिया है। इसको चेंज भी किया जा सकता है बहुत इजीली। M से म्यांमार कर देंगे, T से थाईलैंड कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक्यू और तंजानिया। क्लियर। तो ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें याद रखनी है। और इसमें INS तीर और INS सुजाता ने हिस्सा लिया था। तो INS कई बार जब हिस्सा लेते हैं और बहुत न्यूज़ में रहता है तो पूछ लेता है एग्जाम में, INS तीर और INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। अब बात करते हैं दस्तलिक। दस्तलिक अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। बस इतना याद रखिए। ठीक है। लेमिते किसके साथ करते हैं? सेशल्स के साथ करते हैं। इंडियन ओशन का एक कंट्री है सेशल्स, उसके साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? लेमिते। इंपॉर्टेंट है, सबको याद रहता है, आपको भी अब याद कर लेना है। आपने पहली बार सुना हो तो याद कर लेना इसे। ठीक है। टाइगर ड्रम इंडिया और USA के बीच में होता है, बस इतना याद रखिए। टाइगर ड्रम इंडिया USA के बीच में। सैन्य अभ्यास जिमैक्स। जिमैक्स किसके साथ करते हैं? जापान के साथ, नाम से ही पता पड़ रहा है, जे से जे। क्लियर। आगे चलते हैं। सागर कवच। सागर कवच किस किस के कहाँ पे हुआ? मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए एक सागर कवच अभ्यास किया गया। तो देखिए, यहाँ पे ये लक्षद्वीप में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के एग्जाम के लिए लक्षद्वीप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मालदीव से हमारे डिप्लोमेटिक अभी रिलेशन खराब हुए थे, क्योंकि मालदीव के मिनिस्टर ने बहुत अभद्र भाषा का हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ किया था, तो मालदीव से हमारे रिलेशन खराब हुए और मालदीव में हमारे जितने भी टूरिस्ट जाते थे उसको हमारे इंडियंस ने बॉयकॉट कर दिया। तो लक्षद्वीप को प्रमोट करने की बात की गई थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप को विजिट भी किया है। तो लक्षद्वीप में ये अभ्यास हुआ है सागर कवच, इसलिए आपको याद रखना है। मैंने ये पूरी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि लक्षद्वीप से रिलेटेड इस साल करंट अफेयर आ सकता है। ठीक है। तो भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में जो अभ्यास किया गया, सारी सुरक्षा एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया। क्या नाम था उसका? सागर कवच। ये नाम है, याद रखना है। क्लियर। ऑपरेशन संकल्प। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन पूरी थीम लिख देगा और पूछेगा कौन सा अभ्यास था, तो हमें सागर कवच भी याद रखना है। क्लियर। ऑपरेशन संकल्प क्या है? भारतीय नौसेना का है, जो कहाँ पे किया गया? अरब सागर में, मतलब
अरब सागर में किया गया, ठीक है। और यहाँ पे अरब सागर में इंडिया का INS कोलकाता तैनात है। उसने क्या किया कि एक जहाज जा रहा था जिस पे माल्टा का झंडा लगा था। माल्टा कहाँ पे, एक आइलैंड देश है, कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी में माल्टा, ठीक है। उसका झंडा लगा हुआ था, अरेबियन सी में वो जा रहा था, क्लियर। तो वहाँ पे समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज को लूट लिया, तो इंडिया ने बचाया था, ठीक है। तो इतना याद रखना है। उसके लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन संकल्प। और किसका देश का वो जहाज था, माल्टा का, ठीक है। माल्टा का झंडा लगा था तो माल्टा का ही वो जहाज हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं ऑपरेशन इंद्रावती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए हैती में कुछ हथियारबंद गिरोह थे और भारतीय सेना के बीच संघर्ष हुआ, ठीक है। सॉरी, हैती में क्या हुआ, कुछ हथियारबंद गिरोहों ने क्या किया, हैती के लोगों पे आक्रमण कर दिया। वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो वहाँ पे कुछ भारतीय फंस गए, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो हैती कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट जरूर करिएगा, आपको पक्का फायदा होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया भारतीय लोगों को निकालने के लिए, क्लियर। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम, अमेरिका के साथ करते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उनको नोट डाउन करते रहना, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो पेपर में नहीं आएगा, क्लियर। अब बात करते हैं सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, अंडमान निकोबार द्वीप में, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं समुद्र लक्षण 2024, समुद्र लक्ष्मण 2024 एक्सरसाइज किसके साथ की, हम मलेशिया के साथ करते हैं। तो आप कैसे याद सोच सकते हैं कि लक्ष्मण जी कहाँ पे गए, मलेशिया में गए, मतलब कुछ माल खा के, माल मतलब मिठाई मिठाई खा के कहाँ गए, वो मलेशिया में गए, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे, मलेशिया के साथ करते हैं। अभ्यास दोस्ती, अभ्यास दोस्ती क्या है, समुद्री सुरक्षा के लिए, आपसी सहयोग के लिए और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य के लिए हिंद महासागर में भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोस्ती एक्सरसाइज पूछी जाए, भारत, मालदीव, श्रीलंका, जैसे IMT एक्सरसाइज थी ना, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया वाली जो एक्सरसाइज थी, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ऐसे ये भी याद रखना है। अभ्यास दोस्ती क्या है, भारत, मालदीव, श्रीलंका। कैसे याद रखेंगे, इंडिया का मैप ऐसे बना लिया, अच्छा इसमें ये रहा, श्रीलंका यहाँ पे है, मालदीव ये है, तो ऐसे करके आपने एक बार बना लिया तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा अभ्यास दोस्ती में नीचे के दो कंट्री थे, आइलैंड कंट्री, क्लियर। मालदीव वैसे भी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्लियर। मिलन 2024 कहाँ पे की गई, विशाखापट्टनम में की गई। किसने की, भारतीय नौसेना ने की, नेवी ने। और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें कई सारे, द्विवार्षिक है और इसमें कई सारे कंट्री, भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, कई सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका नाम क्या कर दिया गया है, अभी तक इसे मिलन बोला जाता था, 2024 से इसका नाम मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 कर दिया गया है, याद रखेंगे इसे। अब सेकंड लास्ट रह गई है मुझे लगता है, उसके बाद ये हमारे 2-3 और रह गई हैं, उनको कर लेते हैं। सदा तंसिक सैन्य अभ्यास, सदा तंसिक सैन्य अभ्यास किसके साथ करते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ, इतना याद रखना, SAS और S से सऊदी अरेबिया, क्लियर। अभ्यास खंजर किर्गिस्तान के साथ करते हैं, किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ करते हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, सहयोग काइजिन जापान के साथ करते हैं, ये भी अधिकतर लोगों को याद होती है कि जापान के साथ हम सहयोग काइजिन एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए इतनी सारी एक्सरसाइज मैं आपको क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि UPSC में इस साल क्या हुआ था, एक बांग्लादेश के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, वो पूछ ली गई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पैटर्न पे UP PCS भी एक ना एक एक्सरसाइज पूछ सकता है, तो एक बार जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना उनको, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आज की वीडियो आपके लिए सफल हो जाएगी, क्लियर। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ करते हैं, UAE के साथ करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ करते हैं, UAE के साथ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइक्लोन एक्सरसाइज, केवल साइक्लोन एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ करते हैं, भारत और UAE के साथ। तो आज के लिए हमने चर्चित व्यक्ति कर लिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर लिए और ऑपरेशंस कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्लीज़ उनका कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।